नहीं आता है, फिर वो ढूंढो फूल करो, कौन करेगा इतना सारा। यू कैनॉट एस्केप रीडिंग, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर बात, बहुत साफ शब्दों में मैं बता रहा हूँ आपको, यू कैनॉट एस्केप। अगर आप रियल में आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, बैंक पीओ बनना चाहते हैं, कुछ भी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में यदि आप क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और सिंपल सी बात है, जो काम सामान्य विद्यार्थी को करना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, वही काम विनर्स करते हैं, और आप सभी लोग विनर्स हो। मेरी दृष्टि से आप सभी लोग विनर्स हो। क्यों मालूम है? आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और उस डिसीजन को लेकर के उसको अपना लाइफ का गोल बना करके उस गोल के पीछे आप चल रहे हो, उस गोल को अचीव करने के लिए आप चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इसलिए आप विनर मेंटालिटी लेकर के चल रहे हो। और इसलिए आप सामान्य विद्यार्थी नहीं हो, आप कॉमन स्टूडेंट नहीं हो, आप आम आदमी नहीं हो भाई, आप विशेष हो। यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। समझ में आया? ये बात समझो। इसलिए अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो आप ऑर्डिनरी काम नहीं कर सकते, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। आर यू लिसनिंग ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ आप सहमत नहीं हो तो उसी वक्त आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है ना? तो ये बात है। तो भाई हमें वो काम करना है जो कॉमन एवरेज आदमी को, एवरेज स्टूडेंट को करना पसंद नहीं है, वो काम हमें करना पड़ेगा, तभी तो हम विनर कहलाएंगे, तभी तो हम सक्सेसफुल बनेंगे, राइट? चलिए, तो रीडिंग का इंपॉर्टेंस मैंने ये सारा क्यों बताया आपको मालूम है? मैंने 2-3 मिनट इसके ऊपर क्यों बिताया है? क्योंकि रीडिंग इसी से आपका आरसी अच्छा होगा। रीडिंग इसी से आपका वोकैबुलरी अच्छा होगा। रीडिंग से आपका इंटरप्रिटेशन अच्छा होगा। रीडिंग से आपका ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होगा। मैं बताता हूँ आपको, मल्टीपल एडवांटेजेस है। ये चीज रीडिंग वाला ही आपको ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, उस चीज के लिए भी हेल्प करने वाला है। सबका जड़ यही पर है। तो हमको पानी जड़ में डालना है कि पत्तों पे डालना है? पानी कहाँ पे डालना होगा? पौधा अगर बड़ा करना है, पौधा लगाया हमने, क्या बोलते हैं उसको, पॉट में अगर एक पौधा लगाया हमने, तो पानी कहाँ पे डालेंगे? पत्तों पे डालेंगे या जड़ों में डालेंगे? जड़ों में। जड़ों में। तो हमारे लिए इंग्लिश सब्जेक्ट यदि स्कोरिंग बनाना है तो जड़ है रीडिंग। बस रीडिंग पे आप ध्यान दो, रीडिंग पे फोकस करो, हर दिन आधा घंटा रीडिंग के लिए बिताओ, आपका सब कुछ अच्छा होगा। आपका इंग्लिश सब्जेक्ट की सारी मारामारी खत्म हो जाएगी। मैं बोलता हूँ आपको, एक ही है, कंसिस्टेंटली रीडिंग करो, ठीक है ना? चलिए, तो अब हम कुछ स्ट्रेटेजीज पे बात करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, टिप्स एंड ट्रिक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टिप्स एंड ट्रिक्स, इसके लिए हम आज यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो आपको, ये सर आप कुछ वो कहना चाहते हैं? हाँ सर, मतलब कॉम्प्रिहेंशन में ना अभी मेरा वोकैबुलरी इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी कितना भी वोकैबुलरी स्ट्रांग हुआ फिर भी पैसेज में अच्छा 1-2 वर्ड तो रहता ही है जिसका मीनिंग नहीं रहता। बिल्कुल। आपका नाम बताइए? शुभंकर था अभी। शुभंकर सुनिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। आपकी मदर टंग क्या है? मराठी, ठीक आहे. तुम्हाला मी मराठीत एक पॅसेज वाचायला देतो. मराठी चांगलं आहे तुमचं? हो सर. ओके, मी तुम्हाला ना मराठीतला एक पॅसेज वाचायला दिला. बघा मी काय सांगतो, नीट ऐका. मी तुम्हाला एक मराठीतला पॅसेज वाचायला दिला. मला सांगा शुभंकर की जो काही पॅसेज तुम्ही वाचाल त्यातला प्रत्येक शब्दाचा अर्थ तुम्हाला कळेल असं होणार आहे का? गिव्ह मी ऑनेस्ट आन्सर. नाही, प्रत्येक शब्द नाहीच होणार. एक नाही होणार ना? येणारच नाही होणार ना. मग हा अट्टहास आपल्याला इकडे पण नकोय. कुठे? इंग्लिश मध्ये सुद्धा. ऐका मी काय सांगतो आता, सारांश लक्षात घ्या, माझ्या म्हणण्याचा उद्देश लक्षात घ्या. सी मैं हिंदी में बात करता हूँ तो सब लोगों को क्लियर हो जाएगा. मतलब इन्होंने बताया कि भाई मेरा वोकैबुलरी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स तो मिल ही जाते हैं कि जिनका मीनिंग नहीं पता होता है. कोई बात नहीं, इट इज नॉर्मल. ये बहुत नॉर्मल बात है, इसमें कोई अलग बात नहीं है या कोई विशेष नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मैंने इनको एग्जाम्पल बताया सॉरी, कि भाई आपकी मदर टंग क्या है? उन्होंने बताया मराठी. मैंने बोला मराठी वाला पैसेज दे देता हूं आपको पढ़ने के लिए. मैं हर एक विद्यार्थी के लिए ये बात लागू है. जिनकी मदर टंग हिंदी है उनको हिंदी में
पैसेज पढ़ने के लिए ले लो और मुझे बताओ कि ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आया। ऐसा होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, चाहे आप कितने भी मास्टर हो अपने खुद की मदर टंग में या उस लैंग्वेज में। तो जरूरी नहीं ना, लेकिन फिर भी शुभंकर राय का, लेकिन फिर भी आपने मराठी में जो पैसेज पढ़ा उसके कुछ कुछ वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं समझा, लेकिन क्या वो पैसेज का मीनिंग आपको समझ में आया? हाँ सर। आया, अपना काम खत्म हो गया ना भाई। तो हमें ये चीज पे अड़ना नहीं है कि भाई मुझे ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग पता चलना ही चाहिए। नहीं सर, मतलब डाउट मेरा ये था कि मतलब अभी सपोज मुझे एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता और कॉम्प्रिहेंशन में सर कोई कोई सब क्वेश्चन होते ना, फाइंड द सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो वो टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होता है बराबर ना, इसलिए बराबर उस टाइम पे तो प्रॉब्लम आएगा ही, बिल्कुल। वो उसके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ और वो होगा, होने ही वाला है, क्योंकि वोकैबुलरी आप कितनी बढ़ाते हो और कितनी भी बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं तो वो प्रॉब्लम आएगी। तो उस वक्त आपको क्या करना है मालूम है, पैसेज का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, मतलब वो वर्ड जिस सेंटेंस में आया है उस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखो, उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उस वर्ड का मीनिंग क्या है या सिनोनिम क्या है या एंटोनिम क्या है वो पूछा जाता है नॉर्मली। इसलिए यदि हमको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं सिनोनिम क्या है या एंटोनिम क्या है। बिल्कुल सही। और ऐसा हो सकता है एक्सेप्शनल केस में कि भाई नहीं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, इट्स क्वाइट नेचुरल। बहुत सही बात बताया आपने, कोई दिक्कत नहीं। नहीं देखो, हमारा आज का टॉपिक क्या है कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें। ओवरऑल आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन ओवरऑल हम बात ये करते हैं कि बच्चों का दिक्कत ये होता है कि सर बहुत टाइम कंज्यूम होता है, एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता है ना, कई सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता है, कैसे इसको हैंडल करें, कैसे समय बचाएं, है ना। तो ये जनरल बात हम कर रहे हैं, फाइन। तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई आपको पहली बात तो ये है कि रीडिंग का प्रैक्टिस करना है, मतलब इंग्लिश लिटरेचर रीडिंग करना है। दूसरी बात, रीडिंग का जो स्पीड आपका है मुझे नहीं पता, अब हर एक विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट का है, हर एक इंडिविजुअल का रीडिंग का तरीका, रीडिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं बताता हूँ, अलग अलग होता है ना। कुछ लोग है ना ऐसे जोर से बोल के पढ़ते हैं, जैसे आरसी, व्हाट इट टेस्ट द प्रिसाइज एंड थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, मोस्टली नो डायरेक्ट आंसर इन द पैसेज। ऐसे जोर से बोल के पढ़ने को कई लोगों को आदत होती है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है मालूम है क्या, एक तो आपका स्पीड लोअर हो जाता है, आपका रीडिंग का स्पीड कम हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि आप दूसरे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो आजू बाजू के। अगर इस तरह की रीडिंग की आदत आपकी है तो ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठे हुए बाकी एग्जाम, मतलब बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो ये आदत बदलनी होगी। इसके दो डिसएडवांटेज मैंने बताए, एक तो आपका स्पीड कम हो जाएगा और दूसरा आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, वो भी नहीं चलेगा। फाइन, तो जितना हो सके आप शांति से पढ़ने की प्रैक्टिस करें। दूसरी बात है, व्हाट इज स्पीड ऑफ रीडिंग, यू नो। रीडिंग का स्पीड मतलब ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ वर्ड्स रेड पर मिनट, इट इज नंबर ऑफ वर्ड्स रेड एंड अंडरस्टूड पर मिनट, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्पीड ऑफ रीडिंग का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स रेड एंड अंडरस्टूड पर मिनट। कितने वर्ड्स आपने हर मिनट में पढ़े और समझे, सिर्फ पढ़े नहीं, पढ़े और समझे, इसी से आपका स्पीड तय होता है। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो रीडिंग का स्पीड बढ़ाने के लिए एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूं। हमेशा कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कितना भी लंबा सेंटेंस हो, सेंटेंस आपको क्या करना है पता है, मीनिंगफुल फ्रेजेस में उसको पढ़ते जाना है। ऐसे एक एक वर्ड नहीं पढ़ना, केयरफुल रीडिंग, रीजनिंग एंड लॉजिकल इवैल्यूएशन नीडेड, ऐसा आप पढ़ते जाओगे एक एक वर्ड ना, तो आपका स्पीड तो एकदम जीरो हो जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सेंटेंस पूरा पढ़ लिया तब तक आप भूल गए कि सेंटेंस का स्टार्टिंग कहां से हुआ था, क्या आइडिया थी वो, क्या बात थी वो। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेजेस में, मीनिंगफुल फ्रेजेस में, जैसे केयरफुल रीडिंग, रीजनिंग एंड लॉजिकल इवैल्यूएशन नीडेड, दैट टू विद इन द टाइम कंस्ट्रेंट, ऐसे आप फ्रेजेस में उसको डिवाइड करके पढ़ोगे ना,
तो फ्रेज वाइज वो हर एक फ्रेज का मीनिंग आपको समझ में आएगा और आपका रीडिंग का स्पीड भी बढ़ जाएगा और आपका अंडरस्टैंडिंग भी वन गो में आ जाएगा। मतलब एक ही बार सेंटेंस पढ़ लिया और आपको समझ में आया, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही सेंटेंस समझ में आया। तो ऐसा है। तो इन दिस ये सब सारी चीजें प्रैक्टिस की है, मैं जस्ट आपको टिप्स बता रहा हूं। अगर आपके रीडिंग का स्पीड अच्छा है तो वेरी गुड, अगर नहीं है जिनके लिए वो ये टिप्स यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो रीडिंग का स्पीड कैसे बढ़ाने का मैंने आपको बताया। नाउ द फर्स्ट पॉइंट रिटन ऑन द स्क्रीन इज RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट इट टेस्ट। मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है भाई, ये एस्पिरेंट की क्या टेस्ट करता है, किस लिए दिया गया है, किस लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बात यहाँ पे डिस्कस हो रही है। सो लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, द प्रिसाइज एंड थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। मतलब क्या, आपको प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट, थरो मतलब इन डेप्थ, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आना चाहिए। थरो इन डेप्थ, डीप में अंदर क्या उसका मीनिंग है उस पैसेज का, वो हम समझें, समझ पाए। और प्रिसाइज मतलब एक्यूरेटली, कि ऑथर क्या बोलना चाहता है, एक्यूरेट उस बात को पकड़ लें, इसके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है। समझा? मोस्टली नो डायरेक्ट आंसर्स इन द पैसेज। देखिए, अब देखो, स्कूल में जब आप थे, कॉलेज में जब आप थे, तब भी तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता था इंग्लिश में, याद है ना आपको? उस वक्त हम लोग क्या करते थे, मेजॉरिटी, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेजॉरिटी बच्चे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में एक वर्ड ढूंढते हैं, कीवर्ड, और वो कीवर्ड पैसेज में फिर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहां पे? हेलो, यू एग्री विथ मी? Yes. Yes, sir. Yes, और sir. फिर वही पे आंसर मिल जाता है अपने को, राइट ना? क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड ढूंढ लिया, कीवर्ड क्वेश्चन का, और वो वर्ड पैसेज में कहां पर मिल रहा है उसको पकड़ लो, और वही हमारा आंसर है, राइट? लेकिन ये वाला टेक्निक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम नहीं आएगा, क्योंकि अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है देखो, मोस्टली नो डायरेक्ट आंसर्स इन द पैसेज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूपीएससी एमपीएससी बैंकिंग एग्जाम में डायरेक्ट आंसर्स पैसेज में नहीं होते, डायरेक्ट आंसर्स नहीं होते, तो इनडायरेक्ट होते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो कुछ आपने पढ़ा है उसको अगर समझोगे तभी आंसर कर पाओगे, नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, केयरफुल रीडिंग, रीजनिंग एंड लॉजिकल इवैल्यूएशन नीडेड। केयरफुल रीडिंग, रीजनिंग एंड लॉजिकल इवैल्यूएशन नीडेड, दैट टू विद इन द टाइम कंस्ट्रेंट। मतलब सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। सॉरी, रीजनिंग एंड लॉजिकल इवैल्यूएशन मतलब क्या? मतलब जो कुछ इंफॉर्मेशन पैसेज में दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से समझना है। और लॉजिकल इवैल्यूएशन मतलब तर्क संगत क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं इस पैसेज को पढ़ने के बाद, ये समझना जरूरी है। और ये सारे काम करने हैं, लेकिन वो भी दिए हुए स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, दैट टू विद इन द टाइम कंस्ट्रेंट। ऐसा नहीं है कि एक पैसेज दिया दिन भर पढ़ो, उसको मीनिंग ढूंढो आराम से और आराम से आंसर करो, ऐसा नहीं है। 4 घंटा बैठ के एक पैसेज पढ़े और फिर आंसर किए, सारे आंसर सही आए, मतलब ही नहीं बनता है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा नहीं है ना, हमारे पास टाइम लिमिट है और उस टाइम लिमिट के अंदर ही पैसेज पढ़ना है और उसको समझना है और उसके क्वेश्चंस को आंसर करना है। ये सारा चीज पढ़ना है, समझना है, फिर क्वेश्चंस पढ़ना है और उनके आंसर्स करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना है, राइट? हाँ, तो ये टाइम लिमिट के अंदर सारा काम करना होता है। नेक्स्ट, आरसी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो मतलब आरसी दिया क्यों है, आरसी वाला क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, इसके कुछ यहाँ पे उन्होंने रीजन दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं आरसी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप है स्पेसिफिक डिटेल्स, जिसमें आइडियाज, फैक्ट्स या डेटा के बारे में
पूछा जाएगा। तो आइडिया, फैक्ट्स या डेटा के बारे में यदि पूछा जाएगा तो आइडियाज, फैक्ट्स या डेटा के बारे में यदि पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आंसर मिलने वाला है अपने को। जो भी आइडियाज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फैक्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है या डेटा के बारे में पूछा जा रहा है, वो सारा डेटा, डेटा आप समझते ना, डेटा मतलब कुछ फिगर्स होंगे, डेट्स होंगे, है कि नहीं, ऐसे कुछ नंबर्स होंगे, उसके बारे में जो कुछ भी पूछा गया है वो तो डायरेक्टली हम आंसर कर सकते हैं, स्पेसिफिक डिटेल्स। नेक्स्ट इज इन्फरेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस। इन्फरेंस आप समझते हैं, इन्फरेंस मतलब होता है कंक्लूजन। इन्फरेंस मतलब होता है कंक्लूजन। इंप्लाइड डेटा, आइडिया, इंप्लाइड आइडिया मतलब समझा हुआ आइडिया। ऑथर ने कुछ बात बोली है, ऑथर ने कोई कॉन्सेप्ट बताया है, उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम आंसर कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, उनको हम कहते हैं इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई। ऑथर क्या कहना चाहते हैं, ऑथर के कहने का मतलब क्या है। इंप्लाई का मतलब होता है मीनिंग। व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई, व्हाट डज द पैसेज और ऑथर सजेस्ट। देखो, एक होता है कि ऑथर के कहने का भाव क्या है, दूसरा होता है कि व्हाट डज द पैसेज और ऑथर सजेस्ट, सजेशन कुछ दे रहा है, पैसेज में कुछ सजेशन है, तो क्या सजेशन है। व्हाट डज द पैसेज इंप्लाई, पैसेज क्या मतलब, ऑथर के कहने का भाव क्या है, पैसेज के कहने का मतलब क्या है, और पैसेज का या ऑथर का सजेशन क्या है, सुझाव क्या है। अगर कोई समस्या बताई गई है ऑथर के द्वारा, तो उस समस्या का समाधान, यानी कि वो उस समस्या को समाधान ढूंढने के लिए कुछ सुझाव किए रहेंगे, वो सुझाव क्या है, राइट। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो अगर ऑथर पैसेज में विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, से फॉर एग्जांपल विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है अगर, तो वो बताएगा, हो सकता है कि कुछ बातें, कुछ प्रॉब्लम्स वो रखेंगे हमारे सामने, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट का इतना अच्छा नियम आ गया है, लॉ आ गया है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है भाई, तो प्रैक्टिकल चीजों पर फोकस कर सकता है ऑथर, है ना। तो अगर सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रेप केसेस आप देखो तो बढ़ते जा रहा है। नंबर ऑफ रेप केसेस अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ लॉ आ गया है, लेकिन लोगों के माइंड में अभी भी वो चीज ठीक तरह से बैठी नहीं है ना। तो फिर इसके ऊपर कुछ सुझाव कि भाई इस परिस्थिति को, इस सर्कमस्टेंसेस को कैसे चेंज किया जाए, कुछ सजेशन ऑथर दिया जाए, देगा। हाँ, तो वो क्या सजेशन है भाई, इस परिस्थिति को कैसे निपटाया जा सकता है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, राइट, सजेशन। व्हाट डज द पैसेज इंप्लाई, ये समझ में आया जो बात कर दिया हमने कि भाई पैसेज का मतलब क्या है। एक तो है पैसेज का मतलब क्या है, दूसरा है ऑथर का कहने का भाव क्या है, राइट, ठीक है, फाइन। ऑथर मोस्टली सजेस्ट दीज विदाउट एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग दैट। कई बार ऑथर जो है ना, वो डायरेक्ट शब्दों में नहीं बोलते हैं कुछ चीजें, तो वो हमें समझनी होती है। मतलब कही हुई चीजें शब्दों में डायरेक्ट नहीं कही गई है, कुछ बातें ऑथर डायरेक्ट शब्दों में नहीं कहता है, लेकिन इनडायरेक्टली हमको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करके उसको समझना है। मतलब क्या, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो आपका एक फ्रेंड है और वो फ्रेंड ये बोल रहा है कि भाई आई हैव डन माई होमवर्क। आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि आई हैव डन माई होमवर्क, तो अभी उसके जवाब में आप क्या बोलेंगे। आपके फ्रेंड ने आपको बोला आई हैव डन माई होमवर्क, आप क्या बोलेंगे उसको, बताओ। That's good. I will try my level best to complete my homework. आप ये बोलेंगे कि चलो आपका तो खत्म हो गया, मैं भी कोशिश करता हूँ मेरा खत्म करने का, ऐसा।
हाँ सर। ओके अगर मेरा हुआ नहीं तो हो गया तो आई हैव आल्सो कंप्लीटेड इट। ओके फाइन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, बाकी लोग भी बोल सकते हैं, अपने अपने विचार रख सकते हैं जो मैंने बात बताई उसके, बिकॉज आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो आप किस हद तक उसको पकड़ पा रहे हैं, उन चीजों को आप समझ पा रहे हैं। आई नीड टू अंडरस्टैंड, और इसलिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछता रहता हूँ बीच बीच में। तो बताइए, गर्ल्स में कोई अभी बताया नहीं मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर। आपकी एक फ्रेंड है और उसने बोला कि आई हैव डन माय होमवर्क, तो आप उसको क्या जवाब देंगे, या आप इस बात को किस तरह से समझेंगे, किस तरह से लेंगे इस बात को? हेलो। यस सर। हाँ भाई, मैं कुछ पूछा हूं मैंने, तो मैं आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स बेटा। सर अगर मेरा होमवर्क हुआ है तो मैं बोलूंगी आई हैव आल्सो कंप्लीटेड माय होमवर्क। ओके। मतलब अच्छा, इन्होंने जो आंसर बताया वही आप रिपीट करना चाहते हैं? सेम आंसर है आपका? अगर Same? हुआ, अगर नहीं अच्छा, हुआ है तो मैं बोलूंगी आई विल डू माय बेस्ट। ठीक है फाइन, मतलब वही आंसर है आपका। चलो, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर अगर है तो आप बता सकते हैं, बाकी लोग भी बोल सकते हैं। इन्होंने जो भी अभी बताया है, इसके अलावा कोई आंसर है क्या आपका? सर वाज इट डिफिकल्ट और इजी, मतलब उसके होमवर्क के बारे में पूछेंगे, अगर वो डिफिकल्ट है ओके या डिस्कस ओके, करेंगे उधर के पॉइंट के मतलब बारे में। राइट, हाँ, मतलब आप कम्युनिकेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसकी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना संवाद, अपना कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उसी के बेस पे एक क्वेश्चन और आप पूछ लेंगे कि भाई कैसे था आपका होमवर्क, मतलब हाँ इजी यस लगा सर। आपको या डिफिकल्ट था, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, है ना? तो ते सँडेल बाळा तिकडे ठेव तू सँडेल। फाइन फाइन, बहुत बढ़िया। तो ये आपने बता दिया। ओके, चलो अब मैं बताता हूँ इसका एक और एस्पेक्ट, इसका एक और क्या बोलेंगे, इसका एक और एंगल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जब वो बोल रहा है कि आई हैव डन माय होमवर्क, मतलब उसका ये भी तो एक मीनिंग हो रहा है कि अब मैं फ्री हूं। हेलो, आई एम फ्री नाउ, ये भी तो मतलब हो रहा है ना इसका। हाँ। तो वो इनडायरेक्टली शायद आपको ये इशारा भी देना चाहता हो कि भाई अगर आप हमें कहीं घूमने जाना हो तो मैं फ्री हो चुका हूं, जाना है तो चलिए। अब आप बोलेंगे ये तो कहां बोला ही नहीं उसने। अरे यही तो होता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस। एक एग्जांपल बताता हूं, आपको बराबर समझ में आएगा। डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं जो एग्जांपल अब देने जा रहा हूं उसका विपरीत मीनिंग मत लेना, उसका एक अलग गलत मीनिंग मत लेना। मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। मान लो एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है? हाँ, वो लड़के की गर्लफ्रेंड है और उस लड़की का वो बॉयफ्रेंड है, ठीक है? अभी लड़की एक बात बोलती है लड़के को, लेकिन क्या वो इस एक ही बात को पकड़ के बैठता है या उसके सारे मीनिंग उसको समझ में आते हैं? हेलो, मुझे बताइए, मुझे सब बताइए। मीनिंग समझ में आते हैं। सब मीनिंग समझ में आते हैं, सारे एंगल्स लगा के बैठ जाते हैं, है कि नहीं? बहुत मतलब डीप थिंकिंग में रहता है सर, और सब पूरा समझ डीप में। थिंकिंग, पूरा समझ में आ गया कि अरे यार इसका कहने का मतलब ये तो नहीं है, अच्छा ये तो नहीं है, ओके ओके, है ना? रिसर्च करता है सर वो सब बात। बस सही बोला। आपका नाम क्या है सर? शुभंकर है? नहीं सर, साईराज गोंडारे। अरे साईराज, एक नंबर, आपने बहुत अच्छा इंटरप्रेट किया मेरी बातों को। और एक्चुअली इट हैपेंस, मतलब हमें बिल्कुल यही काम करना है बेटा। सब लोग सुनिए, इन्होंने जो बात बताई ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझ लीजिए, बात को पकड़ लीजिए।
जैसे इन्होंने बताया कि वो बॉयफ्रेंड, वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की सारी बातें समझ गया, उसने एक ही बात बोली, एक ही वाक्य बोला, एक ही सेंटेंस बोला, लेकिन इसको सब कुछ समझ में आ गया, अगला पिछला सारा चीज समझ में आया। क्यों? क्योंकि इसने अपना दिमाग बहुत चलाया उसके अंदर, और उसने सोचा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा क्यों बोली, क्या मकसद है इसका बोलने का, इसका परिणाम क्या होने वाला है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, अगर नहीं करूंगा तो क्या होगा, अगर नहीं करूंगे तो क्या नहीं होगा। ओ माय गॉड, सब कुछ एनालाइज कर लिया उसने। अरे बच्चों, सैराज ने जो आंसर बताया इस वक्त, इस चीज को पकड़ो आप। ऑथर जो बात बोल रहा है ना, समझ लो वो आपकी गर्लफ्रेंड है या वो आपका बॉयफ्रेंड है। डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं पहले ही बोला आपको, गलत मीनिंग मत उठाना मेरी बातों का। मैं जो बताना चाहता हूं वो अलग है चीज। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जैसे अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड की बात को हम समझने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से, बस वही तरीका अपनाना है हमें कि जब भी हम पैसेज पढ़ते हैं तो उसी ढंग से पढ़ें कि ऑथर मेरे साथ बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, ऑथर क्या बोल रहा है। अच्छा ये शब्द है उसके, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये कहने का भाव क्या है, उसका फिलॉसॉफिकल मीनिंग क्या है, सिर्फ वर्ड्स का मीनिंग नहीं, गर्भित अर्थ म्हणतो आपण त्याला। हेलो, समजते तुम्हाला? समझ में आ रहा है आपको? हाँ, इन डेप्थ मीनिंग क्या है। देखो शब्दों का मीनिंग तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन उसका भावार्थ क्या है ये भी समझना जरूरी है, जानना जरूरी है बेटा। तो ये भावार्थ समझना है। जब तक आप चीजों का, वाक्यों का भावार्थ नहीं समझोगे, आप इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। आप इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे तो सही आंसर नहीं दे पाओगे। अपनी गर्लफ्रेंड की बातों का भावार्थ तो हम जान लेते, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऑथर के कहने का भावार्थ क्यों नहीं समझ पाते बेटा? समझ पाएंगे। उसी एंगल से, उसी विचार से हमको पैसेज पढ़ना है, उसी विचार से हमको आर्टिकल पढ़ना है। बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, समझ में आएगा। लेकिन होता क्या है, हम है ना उसको सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते, नाम मात्र पढ़ते कि भाई चलो पढ़ के खत्म करना है एक बार, भाई चलो खत्म करो। ऐसा नहीं होता है ना। अब दिल से पढ़ो, समझने की कोशिश करो, क्यों बोल रहा है ये बात ऑथर, क्या रीजन है, क्या परिणाम है, क्या दुष्परिणाम है, वॉटेवर एनालाइज करो चीजों को, एकदम घुस जाओ अंदर घुस जाओ। जितना अंदर घुसोगे उतना मोती मिलेंगे भाई। सागर में जितना अंदर डुबकी मारेंगे, गहराई में जाएंगे, तो अंदर क्या मिलता है, हीरे मोती मिलते हैं। हीरे मोती किनारे पे नहीं आते, कभी आते क्या? नहीं, हेलो, नहीं आते, नहीं आते। ये वैल्यूएबल चीजें ये डीप में होती है। बस डेप्थ को समझो, डेप्थ को पकड़ो, है ना। उनके विचारों की गहराई को पकड़ो, उनकी बातों की गहराई को पकड़ो। दैट इज इंपॉर्टेंट। इम्प्लाई व्हाट इज इम्प्लाई? मीनिंग। अंदर घुसो मतलब इन डेप्थ मीनिंग, भावार्थ जानने की कोशिश करो। ऑथर क्या बोल रहा है? ऑथर मोस्टली सजेस्ट दिस विदाउट एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग देम। ये एक वाक्य पर मैं बात कर रहा था कि एक्सप्लिसिटली मतलब डायरेक्टली शब्दों में सारी चीजें नहीं बताता ऑथर। कभी कभी हमें समझना होता है अनकही बातें। मेजर्स एस्पिरेंट स्किल टू अंडरस्टैंड द इंटेंडेड मीनिंग। एस्पिरेंट का जो स्किल है, कौन सा स्किल? ऑथर के मन में ये आर्टिकल लिखते समय क्या भाव है, उन भावों को जानने की चेष्टा करनी है, उन भावों को समझने की कोशिश करनी है, और ये स्किल आपको डेवलप करना है। और इसी स्किल का मेजरमेंट यहां पे होता है। मेजर्स एस्पिरेंट स्किल टू अंडरस्टैंड इंटेंडेड मीनिंग। इंटेंडेड मीनिंग किसका? ऑथर का। ऑथर के मन में जो मीनिंग है वो मीनिंग हमारे मन में भी आना चाहिए। दैट इज द skill which is tested by reading comprehension. Next, so reading between the lines is required. मैं आपको बता रहा था reading between the lines मतलब जब मैंने बोला कि I have done my homework, तो उसने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि मैं फ्री हूं, लेकिन मीनिंग तो वही बन रहा है, उसके पीछे बैकग्राउंड में यही मीनिंग है। So reading between the lines is required
इसी को हम कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। रीडिंग बिटवीन द लाइंस मतलब शब्दों में जो बातें ना कही गई हो उनको समझना। शब्दों में कही गई बातें तो समझ में सबको आती है, प्राइमरी के बच्चों को भी आती है, लेकिन जो बातें शब्दों में ना कही गई हो उनको समझना, दैट इज कॉल्ड एज रीडिंग बिटवीन द लाइंस। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक किसी को डाउट है, किसी को कुछ कहना है? हेलो, आगे बढ़े? यस सर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर आप चाहो तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको रेडी रेफरेंस के लिए काम आएगी ये सारी टिप्स आपको काम आएगी। चलिए नेक्स्ट इज कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस मतलब कई बार ऐसा होता है कि पैसेज में बोल्ड में कोई वर्ड टाइप किया रहेगा, हो सकता है, या कोई फ्रेज रहेगा और उसका पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या मीनिंग है वो पूछ लेंगे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन के टाइप्स हम डिस्कस करें बेटा। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स मतलब पैसेज के हिसाब से इस वर्ड का मीनिंग क्या है, पैसेज के हिसाब से इस फ्रेज का मीनिंग क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, फिर से एग्जाम्पल के साथ बात करते, बिना एग्जाम्पल के तो चीजें समझ में नहीं आती है ना। देखो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एक वर्ड है फ्री, FREE फ्री। इस फ्री का मीनिंग बताओ क्या है, जो आपके माइंड में है, जो आपने डिक्शनरी में पढ़ा हुआ है, या जो आपको लगता है, बताइए मुझे। FREE फ्री, फ्री का मीनिंग बताओ। आजाद। फ्री का मतलब आजाद, ओके बहुत बढ़िया। फ्री का मतलब आजाद। और म्हणजे असं काही काम राहणं, खाली बसणं, खाली। सॉरी, अवेलेबल। अच्छा अवेलेबल है, आजाद है। और बताइए, और बताइए, इतना ही है मीनिंग? मुफ्त, बिना कोई चार्ज पे किए जो चीज आपको मिलती है वो फ्री मिल रही है, राइट ना? जो इस चीज का कोई प्रोफेशनल चार्जेस नहीं होते हैं, कोई कॉस्ट नहीं होती है, उसको भी तो हम फ्री कहते हैं ना। यस सर। अब सवाल ये है कि भाई हमारे माइंड में तो एक मीनिंग है फ्री वर्ड का, लेकिन पैसेज में ये फ्री वर्ड किस मीनिंग से आया हुआ है वो हमको समझना है और वो आंसर करना है। इसी को कहा जाता है कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग मतलब पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, पैसेज का संदर्भ क्या है, उसके संदर्भ में मीनिंग क्या है, वो मीनिंग बताना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेन आइडिया और सेंट्रल थीम। इस पूरे पैसेज का मेन आइडिया क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, किस सेंट्रल थीम के ऊपर ये पैसेज लिखा गया है, फिर सेंट्रल मैसेज क्या है, एसेंशियल मैसेज क्या है। देखो एसेंशियल मैसेज अलग है और सेंट्रल मैसेज अलग है। मतलब पूरे पैसेज में एक मैसेज दे रहा है रीडर को ऑथर, ये एक बात है, लेकिन एसेंशियल मैसेज क्या है कि नहीं? फिर से वही विमेन एम्पावरमेंट का अगर हम एग्जांपल की बात करें, या चलो हम करप्शन की बात करें, मान लो ऑथर पैसेज में अगर करप्शन की बात करें कि भाई इंडिया में इतना करप्शन है, ऐसा है, वैसा है, वैसा, बहुत सारा बात कर रहा है ऑथर, क्रिटिकल पैसेज लिखा हुआ है, क्रिटिसिज्म कर दिया है, तो सेंट्रल मैसेज ये है कि भाई करप्शन बहुत ज्यादा है, उसको कम करना जरूरी है। अब एसेंशियल मैसेज क्या है, एसेंशियल मैसेज में वो ये बता सकता है कि भाई हर एक इंडिविजुअल को ये देखना है कि मेरी लेवल पे मैं करप्शन नहीं करूंगा, ये एसेंशियल मैसेज है। थॉट्स ऑफ द ऑथर क्या है, ऑथर के विचार क्या है, ये भी समझना जरूरी है। सेंट्रल मैसेज क्या है समझना जरूरी है, एसेंशियल मैसेज क्या है समझना जरूरी है, थॉट्स ऑफ द ऑथर, ऑथर के विचार क्या है समझना जरूरी है। बेसिकली पैसेज इज नथिंग बट, एक इक्वेशन के रूप में लिखा है, बेसिकली पैसेज इज नथिंग बट मेन आइडिया प्लस सपोर्टिंग डिटेल्स। एक मेन आइडिया होता है और उसके इर्द गिर्द सारे सपोर्टिंग डिटेल्स होते हैं, ठीक है ना? फाइन। Sometimes it is explicitly mentioned in the passage or sometimes you have to evaluate the main idea. कई बार पैसेज में डायरेक्ट शब्दों में पैसेज की मतलब थीम या मेन आइडिया बताई जाती है,
कभी कभी हमें खुद पैसेजेस को पढ़ते, पैराग्राफ्स को पढ़ के उसका मेन आइडिया को भापना होता है, समझना होता है। एटीट्यूड ऑफ द ऑथर, अब आप समझो इसका, अभी गड़बड़ यहाँ पे भी हो सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब हम लोग क्या मालूम है आजकल क्या हुआ मालूम है, आपके एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं ना, वो सब एटीट्यूड वर्ड का निगेटिव मीनिंग ले रहे हैं। एटीट्यूड वर्ड बेसिकली इसका जो कोनोटेशन है वो न्यूट्रल है। कोनोटेशन मतलब होता है कि इसके अंदर जो भाव है, इसके अंदर जो इमोशन है वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो न्यूट्रल वर्ड है। एटीट्यूड का मतलब होता है स्वभाव, एटीट्यूड का मतलब होता है नेचर, स्वभाव। तो एटीट्यूड या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है। एटीट्यूड वर्ड खुद पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों मीनिंग में आता है, या कई बार वो न्यूट्रल। अब एटीट्यूड ऑफ द ऑथर का मतलब है कि भाई उनका स्वभाव क्या है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अभी हम लोग क्या बोलते हैं, आपके एज ग्रुप के बच्चे अभी क्या बोलते हैं, अरे वो तो एटीट्यूड दिखाती है रे। हेलो, ऐसा आपने भी बोला होगा कभी किसी के लिए, बोला कि नहीं बोला? हाँ। कई बार बोलते हैं हम लोग आपस में, आजकल वो बहुत एटीट्यूड दिखाती है, आजकल वो बहुत एटीट्यूड दिखाता है। लड़का होगा लड़की कोई भी होगा, मतलब ये जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं ना, ये नेगेटिव मीनिंग के साथ बोल रहे हैं बेटा। तो मैं ये आपको बात इसलिए बता रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके माइंड में सालों साल से एक ही बात बैठ जाए कि एटीट्यूड मतलब नेगेटिव, एटीट्यूड ऐसा नहीं है। एटीट्यूड ये वर्ड खुद न्यूट्रल है, आप उसको किस रेफरेंस में यूज करते हो दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर नेगेटिव मीनिंग होता तो यहाँ पे ये पॉइंट ही नहीं लिखा जाता एटीट्यूड ऑफ द ऑथर। अरे ऑथर का भी एटीट्यूड है क्या? ओ माय गॉड, लफड़ा है फिर। ऐसा नहीं है, एटीट्यूड मतलब स्वभाव। एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, एटीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है। एटीट्यूड ऑफ द ऑथर, ऑथर का स्वभाव क्या है? क्या स्वभाव मैं बताता हूं अभी, देखो नीचे लिखा है, इंट्रोस्पेक्टिव, क्रिटिकल, सजेस्टिव। ऑथर, हर ऑथर का अपना राइटिंग स्टाइल होता है, हर ऑथर का अपना एक स्वभाव विशेष होता है, हर ऑथर अपने हिसाब से लिखता जाता है। कुछ ऑथर्स इंट्रोस्पेक्टिव लिखते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव मतलब ऐसे विचार लिखते हैं वो पैसेज में या आर्टिकल में जिसकी वजह से हम अंतर्मुखी बन के अपनी गलतियां ढूंढने लग जाएं। हेलो, आप समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल? इंट्रोस्पेक्टिव मतलब हाँ, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट करने पे हम मजबूर हो जाते हैं। ऐसा वाला जो पैसेज है, ऐसा वाला जो आर्टिकल है वो लिखना, मतलब हम उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टिव। तो ऑथर का स्टाइल क्या है, ऑथर का एटीट्यूड क्या है? इंट्रोस्पेक्टिव लिखता है। कुछ ऑथर क्रिटिकल लिखते हैं, मतलब क्रिटिसिज्म करते हैं, मतलब आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। तो निंदा करना ये वर्ड उचित नहीं है, आलोचना हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो इंडिया में करप्शन है, ये बात अगर ऑथर बोल रहा है तो क्रिटिसिज्म है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म अच्छे के लिए है ना, तो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, जिससे हमारा करप्शन कम हो जाए। तो वो फोकस दिला रहा है इस बात पे ऑथर कि भाई देखो ये हो रहा है जो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो क्रिटिकल हो सकता है, उनका राइटिंग स्टाइल क्रिटिकल हो सकता है, उनका राइटिंग स्टाइल सजेस्टिव हो सकता है पैसेज में, आर्टिकल में कुछ ऐसा लिख दिया कि भाई करप्शन को कैसे कम करे, मेजॉरिटी उसी पे फोकस कर दिया, तो वो सजेस्टिव पैसेज बन गया। तो इंट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है, सजेस्टिव हो सकता है, इंफॉर्मेटिव हो सकता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दिया भाई कुछ किसी ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। फिर आगे तो ये है, मतलब ना क्वेश्चन जो पूछेंगे ना पैसेज के बेसिस पे, उस पे ऐसा भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर इन राइटिंग दिस पैसेज, मतलब किस टाइप का पैसेज लिखा हुआ है ऑथर ने, बताइए। क्या वो इंट्रोस्पेक्टिव है, क्या वो क्रिटिकल है, क्या वो सजेस्टिव है, क्या वो इंफॉर्मेटिव है, ऐसा कुछ।
ये भी हमको एनालाइज करने को आना चाहिए। नेक्स्ट इज assumptions एंड आर्ग्यूमेंट्स which author is taking to support his ideas। मतलब कई बार ऑथर खुद भी assume करता है चीजों को। assume करना आप समझते हैं ना, व्हाट इज assumption? assumption मतलब किसी चीज को मान लेना, ऐसा मान लिया, ऐसा हुआ, वैसा मान लिया, है ना। तो किसी चीज को मान लेना वो होता है assumption and arguments। assumptions and arguments which author is taking to support his ideas। ठीक है, फाइन। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस मतलब वर्ड्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे किसी ने अभी बताया कि भाई सिनोनिम पूछते हैं, एंटोनिम्स पूछते हैं, राइट। तो 40 to 50% क्वेश्चंस सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बेस्ड होते हैं ये बैंकिंग के लिए। बाकी तो 10% 20% क्वेश्चंस यूपीएससी एमपीएससी के लिए भी पूछे जाते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बेसिस पे। हाँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। हाउ टू कॉम्प्रिहेंड द पैसेज। ये हमने देखा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, इसके बारे में चर्चा की। अब हाउ टू कॉम्प्रिहेंड द पैसेज, पैसेज को कैसे समझें। तो देखो यहाँ पे फिर से कुछ टिप्स है, कुछ बातें हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, हम फटाफट इस स्लाइड को कंप्लीट करेंगे और आज का सेशन खत्म कर देंगे 10 मिनट में। अगले 10 मिनट में मेरा सेशन खत्म करने वाला हूं। हाउ टू कॉम्प्रिहेंड द पैसेज। Restrict yourself to the information provided in the passage which may either be stated or implied। समझो इस बात को, क्या कहना चाहता है ये पॉइंट। ये बोल रहा है कि पैसेज में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर करना है, क्योंकि पैसेज के बाहर क्वेश्चन का आंसर नहीं है, पैसेज के अंदर ही है। हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर, यस। ना एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको क्रिकेट का बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा, आप मास्टर हो एकदम, सारे नियम और सब कुछ आपको पता है, सारे मैचेस का रिकॉर्ड्स आपके पास खोदगत है, मतलब आपके मुंह पर है, सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, मान लो पैसेज में अगर ऑथर कहीं पे क्रिकेट की बात छेड़ देता है, शुरू कर देता है, तो जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है ना क्रिकेट का, वो अपना नॉलेज वहां पे लगाना शुरू कर देता है। समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। जब ऑथर क्रिकेट के बारे में बात करना शुरू कर देगा तो ये बंदा या बंदी क्या करेगी, उसके पास खुद का अपना जो नॉलेज है, जितना भी क्रिकेट का नॉलेज है, वो अपना क्रिकेट का नॉलेज वहां पे लगाना शुरू कर देगी या कर देगा, और उसके बेसिस पे जब वो क्वेश्चन का आंसर करेगा या करेगी तो आंसर गलत हो जाएगा। यू नो व्हाई? क्योंकि आपके जितना क्रिकेट का नॉलेज तो हर एस्पिरेंट को नहीं होगा। तो यहाँ पे किसी स्पेशलाइज्ड ब्रांच के बारे में, स्पेशलाइज्ड फील्ड के बारे में एक्सपर्ट आदमी को क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, एक आम विद्यार्थी को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसमें स्पेशलाइजेशन की कोई बात नहीं होती है, लेकिन आप जो आंसर करोगे एकदम स्पेशलाइज होके बात करोगे, आप आंसर करोगे, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये बात बताई जाती है कि जितना इंफॉर्मेशन पैसेज में दिया है उसी के बेसिस पे आंसर करना है। अपना नॉलेज जितना भी अपने पास है, आप अब तक आज तक जितना भी आपके माइंड में लिया हुआ नॉलेज है, वो थोड़ा सा कुछ समय के लिए साइड में रखेंगे और सिर्फ पैसेज में जो भी बातें कही गई है उसी के आधार पर हम आंसर करेंगे। आपको समझ में आया मैंने जो भी बात बताई अभी इस वक्त? यस यस। बहुत बढ़िया, बहुत समझदार हैं हमारे विद्यार्थी सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Answers, conclusions and inferences cannot extend outside the premises of the provided। यही बात उन्होंने बताया है कि भाई किसी भी क्वेश्चन का आंसर पैसेज के बाहर से नहीं आने वाला है, पैसेज के अंदर से ही रहेगा। इसलिए उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें आंसर करने हैं क्वेश्चन। अवॉइड ऑप्शंस टेकिंग एक्सट्रीम पोजीशन ऑन एन इशू। ये भी बात समझो
अवॉइड ऑप्शंस टेकिंग एक्सट्रीम पोजीशन ऑन एन इश्यू। मतलब क्या? मतलब अगर कोई भी इश्यू है, पैसेज में कोई इश्यू डिस्कस किया जा रहा है और उस इश्यू के लिए अगर कोई एक्सट्रीम पोजीशन ऑप्शन में, आंसर ऑप्शन में कोई एक्सट्रीम पोजीशन की बात हो रही है, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन वाला आंसर कभी भी उठाना नहीं है, ऑप्शन कभी भी उठाना नहीं है, ये बात कही जा रही है। क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन मतलब होता है ट्रैप। अब फिर से ये क्या लफड़ा है एक्सट्रीम पोजीशन, मैं समझाता हूं। मान लो एक लड़का 3-4 बार क्लास में लेट आता है। एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट 3-4 बार कंटिन्यूसली क्लास में लेट आया और टीचर ने उनको बहुत डांटा और उसको बोला कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। हेलो, समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूँ। यस सर। टीचर ने उनको क्या बोला? तुम हमेशा लेट आते हो। लेकिन फैक्ट ये है कि वो हमेशा नहीं आता है, पिछले 3 बारी से वो लेट आया हुआ है, हमेशा से नहीं, सिर्फ पिछले 3 या 4 बार ज्यादा से ज्यादा वो आया है। उसके पहले वो रेगुलर था, उससे पहले वो पंक्चुअल था, समय पे आता था। लेकिन जब टीचर बोल रही है कि आप हमेशा ऐसा करते हो, इसका मतलब क्या हो गया? ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया ना। हेलो, यस सर। एक्सट्रीम हो गया। अब ये बच्चा क्या अंदर मन में सोचता है, क्या है सर बोल रहे हैं मेरे को, मैं कहाँ हमेशा लेट आता हूँ, हमेशा नहीं आता हूँ, अभी आ रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये जो कुछ भी है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन में अगर इस तरह के वर्ड्स है, कैसे हम जाने कि वे एक्सट्रीम पोजीशन वाले वर्ड्स क्या है? वो इधर दिया हुआ है, देखो, ऑलवेज, एवरी, ओनली, नो, नेवर, मस्ट, ऑल, हैव टू, ये सारे ट्रैप से। ट्रैप मतलब आप समझते हैं, ट्रैप मतलब होता है जाल। जैसे शिकारी जाल बिछाता है ना पंछी को पकड़ने के लिए, वैसे एग्जामिनर भी जाल बिछाता है, उसको ट्रैप बोलते हैं हम लोग। एग्जामिनर भी जाल बिछाता है विद्यार्थियों को पकड़ने के लिए, समझा? ट्रैप। तो ट्रैप क्या है? ट्रैप है एक्सट्रीम पोजीशन। वो एक्सट्रीम पोजीशन के ट्रैप का एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, कीवर्ड्स लाइक ऑलवेज, एवरी, ओनली, नो, नेवर, मस्ट, ऑल, हैव टू। जिस भी ऑप्शन में इसमें से कोई वर्ड आएगा वो ऑप्शन आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो आपको फंसाने के लिए डाला हुआ ऑप्शन। समझ लो इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैंकेट जनरलाइजेशन ऑफ एनी इश्यू, blanket generalization of any issue or situation also indicates extreme position of the examiner against which an aspirant has to take guard. Now what is blanket generalization? Blanket generalization में बोलता हूं आपको क्या है। जैसे देखो, कुछ मान्यताएं हमारे दिमाग में होती है, हमारे मन में होती है कई बार। जैसे हम बोलते हैं ना कि साउथ इंडियन लोग ऐसे होते हैं, मारवाड़ी लोग वैसे होते हैं, महाराष्ट्रियन ऐसे होते हैं, है कि नहीं? ऐसी कुछ मान्यताएं हमारे दिमाग में होती है। अब हो सकता है ये कई बातें हमने कहीं से कहीं सुनी बातें हमारे माइंड में बैठ गई है पहले से, बहुत बार ये चीजों को सुना है हमने, या कुछ एग्जांपल्स देखे हैं हमने, तो ये बात हमारे मन में छप गई और वो हमेशा हमारे मन में रहती है। फिर अरे हाँ, ये मारवाड़ी ना, ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा ये कौन है? ये साउथ इंडियन, अरे ये तो ऐसा ही बिहेव करेगा, मुझे पता है। दिस इज कॉल्ड एज ब्लैंकेट जनरलाइजेशन। किसी एक इश्यू को लेकर के सबको एक साथ एक कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते। ये ब्लैंकेट जनरलाइजेशन भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, उसको भी कभी सिलेक्ट नहीं करना। समझा? दूसरा एग्जाम्पल मैं बता दूं। मान लो आपका झगड़ा एक ऑटो वाले के साथ हो गया, ऑटो रिक्शा वाले के साथ झगड़ा हो गया किसी भी चीज को लेकर के, और अगर आप बोलते हो कि सारे ऑटो रिक्शा वाले ऐसे होते हैं, तो क्या ये बात सही है? आप सही बोल रहे हो? नहीं। नहीं ना, ये सही नहीं है। सारे नहीं होते, हाँ जरूर होते हैं कुछ, 20%, 25%, 40%। 100% तो सब लोग गलत नहीं हो सकते बेटा।
अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि सारे ऑटो रिक्शा वाले ऐसे ही हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैंकेट जनरलाइजेशन। तो ब्लैंकेट जनरलाइजेशन, इस फ्रेज का मीनिंग आपको समझ में आया? Yes. यस ओके, थैंक यू, बढ़िया। तो इस तरह का ब्लैंकेट जनरलाइजेशन अगर किसी ऑप्शन में है तो वो हमको नहीं लेना है। बी एन एक्टिव रीडर, बी एन एक्टिव रीडर, आपको एक्टिव रीडर बनना है। व्हाट इज एक्टिव रीडर? यू नो एक्टिव रीडर क्या होता है? रीडर तो समझ में आया कि पढ़ने वाला रीडर है, लेकिन एक्टिव रीडर कौन है? अरे एक्टिव रीडर वो है जिसके साथ ऑथर हमेशा बात करता है। हेलो, ऑथर क्या कहना चाहता है उसकी गहराई में अगर हम जाएं और समझने की कोशिश करें ऑथर की बातें, तो हम एक्टिव रीडर हैं। वरना फिर पैसिव रीडर है। हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और बातें चल रही है, वो नहीं चलेगा। फोकस व्हाइल रीडिंग द पैसेज, फोकस करना है। फोकस करना है मतलब जब हम पढ़ रहे होते पैसेज तो सिर्फ पैसेज ही हमको समझ में आना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट, अवॉइड एनी डिस्ट्रैक्शन ऑफ डाइवर्जन ऑफ थॉट्स, डिस्ट्रैक्शन और डाइवर्जन ऑफ थॉट्स मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन का एक बहुत अच्छा नमूना, बेहतरीन नमूना मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। जब सारे पांडव और कौरव द्रोणाचार्य के पास गए धनुर्विद्या का एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए, तब उनको क्या करना था? उनको पंची की आंख का निशाना साधना था। तो सबको पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर को पूछा, भाई बताओ क्या दिख रहा है? तो बोला, गुरुजी मुझे पहाड़ दिख रहे हैं और आकाश में पंछी विहार कर रहे हैं। हाँ, फिर दूसरे को पूछा, वो बोलता है यार मेरे को पेड़ के पत्ते दिख रहे हैं, फल दिख रहे, फूल दिख रहे, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। और जब अर्जुन को पूछा, बताओ अर्जुन आपको क्या दिख रहा है? उसने बोला, मुझे पंछी की आंख दिख रही है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। हम जब पैसेज पढ़ना चालू करते हैं तो हमारे मन में विचार आने लगते हैं, आज मम्मी क्या स्पेशल डिश बनाने वाली है, आज कौन से होटल में ब्रेकफास्ट करना है, अच्छा वो होटल का टेस्ट अभी लेना बाकी है। हेलो, यस सर बहुत दिनों से पिज्जा खाया नहीं है। याद आता है ना सब? मतलब जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तभी ये सारे विचार आना शुरू होते हैं यार। होते कि नहीं होते बताओ मुझे ऑनेस्टली। हाँ Yes, sir. होते होते सर, होते होते खूप वेळा होते। और यही रीजन है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में समय बीतता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सारी चीजें समझ में नहीं आती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करना हमको डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज हमको ना क्या करना है पता है? जब हम पढ़ना चालू करेंगे ना, ऑथर से बातें करना शुरू करना है, समझने की कोशिश करना है। समझ लो कि ऑथर मेरे सामने बैठा है, कुछ बोल रहा है, कुछ बता रहा है मुझे, बस समझ लो उसी बातों को, उन्हीं बातों को समझना है और आंसर करना है क्वेश्चन को। कितना सिंपल है। आपका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए एकलव्य के जैसा। यार एक स्टैच्यू, एक पुतले को देखकर उसने ये समझा कि मुझे द्रोणाचार्य पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसी भाव से उन्होंने सीखा और एक्सपर्ट बन गए। बस यही काम करना है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए अर्जुन के जैसे। ठीक है ना? फाइन। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, ठीक है? और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्ट्रैटेजी अभी भी खत्म नहीं हुआ है, स्ट्रैटेजी बाकी है और क्वेश्चंस भी बाकी है। तो ये सब हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू Yeah. सर। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। या थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय। आज लेफ्ट कसं व्हायचं?